नमस्कार। मैं प्रोफेसर एम शाउल हमीद, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। पाठ्यक्रम अनुवाद आवश्यकता और स्वरूप, इसके अंतर्गत सप्ताह 8 व्याख्यान 36 अनुवाद के प्रकार, अनुवाद के आयाम, इसके अंतर्गत अनुवाद के प्रकार पर आज आप लोग व्याख्यान सुनेंगे। अनुवाद के प्रकार के अंतर्गत भाषा विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद के कई प्रकार हो सकते हैं। इन प्रकारों के मुख्य आधार 4 हैं: गद्य पद्य, साहित्य विधा, विषय, अनुवाद की प्रकृति। इसमें प्रथम 3 आधार बाह्य हैं और अंतिम आंतरिक है। अनुवाद के गद्य पद्य होने के आधार, गद्य पद्य यह अनुवाद गद्य में होता है। सामान्यतः मूल गद्य को गद्य के रूप में अनुदित किया जाता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि मूल गद्य को किसी भी विधा में अनुदित किया जा सके। गद्य अनुवाद क्या है? गद्य अनुवाद यह है कि गद्य में है, जैसे विधाएं हैं, गद्य और पद्य विधाएं हैं। तो जैसे हम कहेंगे कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, कविता, तो ये विधाएं हैं। अब इसमें गद्य से गद्य के रूप में अनुवाद किया जाता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। मूल गद्य को किसी भी विधा में अनुवादित किया जा सकता है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन गद्य पद्य अनुवाद में हम एक मोटे तौर पे हम ये कह रहे हैं, मतलब जो समझने के लिए, कि गद्य का गद्य में होता है, गद्य का किसी भी विधा में किया जा सकता है। पद्य अनुवाद, यह अनुवाद पद्य में होता है। सामान्यतः मूल कविता को कविता के रूप में अनुदित किया जाता है या अन्य किसी विधा में अनुवादित किया जा सकता है, और कई भाषाओं में इस प्रकार के अनुवाद किए गए हैं। इसे छंद अनुवाद या छंदबद्ध अनुवाद कहा जाता है। अब यहाँ पे आप बात ये देखेंगे कि पद्य अनुवाद कविता के अनुवाद में, एक कविता है उसको कविता के रूप में प्रस्तुत करना, एक पहली बात तो बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि शब्दों का चयन जिसमें व्याख्या नहीं होती है, ये एक शब्द का मूल बहुत होता है, उसका मूल अर्थ जो है वो गहरा होता है कविता में, और वो कविता के जो कविता की पंक्तियों के हिसाब से उसमें बनाया जाता है। तो वैसा ही शब्द अगर हम लक्ष्य भाषा में ढूंढना है, ये एक प्रमुख समस्या है। चलिए ठीक है, अगर ढूंढ भी लें तो वो उसी तरह से भाव और उस संरचना के हिसाब से बैठना है, तो ये एक कठिन काम है। लेकिन कविता को अन्य विधाओं में अनुवाद करना, ये भी एक जो है एक समस्या है। एक इसमें जो है कुशल अनुवादक ही कर पाता है। तो इसे छंद अनुवाद या छंदबद्ध अनुवाद, क्योंकि छंदों का प्रयोग होता है, रस छंद अलंकारों का प्रयोग होता है। तो अब सूर के जो है पद हैं, तो तुलसी के हैं, कबीर के दोहे हैं, तो अनुवाद करते समय बहुत बड़ी समस्या रहती है। इसमें छंदों पर ध्यान दें, रस छंद और अलंकार पर ध्यान दें। तीसरा है मुक्त छंद अनुवाद। यह अनुवाद मुक्त छंद में होता है। इसमें जो छंद होता है वो तुक, मात्रा आदि इन बंधनों से मुक्त होता है, जो पद्य अनुवाद के लिए आवश्यक होता है। शेक्सपियर के कई हिंदी अनुवाद इसके उदाहरण है। सामान्यतः मूल सामग्री मुक्त छंद में होने पर ही मुक्त छंद अनुवाद किया जाता है। अब जैसे मैंने आपसे पहले बताया था कि जो पद्य अनुवाद में क्या रहता है, छंद रहते हैं, रस छंद अलंकार का प्रयोग होता है। तो अब उससे मुक्त चीज का मुक्त होकर उसका अनुवाद होना है, मतलब उससे मुक्त हो जाए अनुवाद में। तो ये
शेक्सपियर के अनुवाद जो हैं, शेक्सपियर के जो ग्रंथ हैं उसके अनुवाद में, रचनाओं के अनुवाद में इसका प्रयोग होता है, तभी हम अनुवाद कर पाएंगे, नहीं तो करना मुश्किल है। साहित्यिक विधा के आधार पर, अब साहित्यिक विधा के आधार पर कई भेद हो सकते हैं। प्रमुख भेद है काव्य अनुवाद, नाटक अनुवाद और कथा अनुवाद। किसी भी कविता का अन्य साहित्यिक विधा में अनुवाद। तो अब साहित्यिक विधा के आधार पर अब जाएंगे हम लोग। तो साहित्यिक जो विधा है, जो प्रमुख विधाएं हैं साहित्य में, साहित्य की विधा तो बहुत है, लेकिन साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं काव्य, नाटक और कथा। अब कथा जो हम कह रहे हैं उसमें कहानी और उपन्यास दोनों आ जाते हैं। कथा तो काव्य अनुवाद में किसी काव्य रचना का गद्य या पद्य में अनुवाद। अब कोई भी विधा में कर सकते हो, गद्य में कर सकते हो या पद्य में कर सकते हो। नाटक अनुवाद किसी नाटक का नाटक के रूप में अनुवाद। कथा अनुवाद में उपन्यास और कहानी का अनुवाद। ठीक है। विषय के आधार पर, विषय के आधार पर यह हम क्यों विषय क्या, पहले हमने साहित्य बताया, अब हम विषय क्यों बता रहे हैं, अब इसमें अंतर आप देख लीजिए। सरकारी रिकॉर्डों का अनुवाद, पत्रकारिता से संबंध अनुवाद, गैसेटरों का अनुवाद, पत्रकारिता से संबंधित अनुवाद, विधि साहित्य का अनुवाद, वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद, गणितीय साहित्य का अनुवाद, ऐतिहासिक साहित्य का अनुवाद, धार्मिक साहित्य का अनुवाद, ललित साहित्य का अनुवाद आदि विषय के आधार पर किए जाने वाले अनुवाद माना जाता है। अब विषय है, अब सरकारी रिकॉर्ड हैं, पत्रकारिता है, ठीक है। अब इन सब का जैसे ऐतिहासिक है, गणित है, ये विषय हैं। तो इसका जब अनुवाद होगा उस पर जो आधारित होगा विषय के आधार पर। अनुवाद की प्रकृति के आधार पर, अनुवाद की प्रकृति के आधार पर अनुवाद के कई प्रकार किए जा सकते हैं। बुनियादी रूप से कहें तो दो प्रकार हैं अनुवाद, मतलब अनुवाद की प्रकृति के आधार पर। उसमें मूलनिष्ठ अनुवाद, मूल का पालन करते हुए अनुवादित किया जाना चाहिए। मूल के पालन में अनुवादक का ध्यान देना चाहिए, विचार और अभिव्यक्ति पर होगा। अनुवादक को कुशलता से दोनों पहलुओं में मूल के निकट रखना चाहिए। अब मूल को लेकर हमने बहुत मैंने व्याख्यान दी है पहले से ही, जब हमने अनुवाद पर बात किए हैं और विभिन्न विद्वानों के मत पर जो परिभाषा में बात, तब हमने मूल पर बात किया था। तो मूल को सुरक्षित रखने के लिए हमें ध्यान देना है विचार और अभिव्यक्ति पे। विचार और अभिव्यक्ति रहनी चाहिए और मूल के एकदम निकट रहना चाहिए। मूल मुक्त अनुवाद, मूल मुक्त अनुवाद में क्या है, इस प्रकार में अनुवादक को बहुत अधिक स्वतंत्रता होती है, लेकिन यह स्वतंत्रता सामान्यतः अभिव्यक्तियों या वाक्य संरचनाओं को प्राथमिकता देने वाली होती है, विचार या भाव की नहीं। विचार या भाव के आधार पर अनुवाद आमतौर पर मूल के अनुसार होता है, क्योंकि इसके बिना अनुवाद नहीं किया जा सकता। मुक्त अनुवाद लक्ष्य भाषा के उद्देश्य के अनुसार, पढ़ने सुनने वालों की क्षमता के अनुसार घटा या बढ़ा जा सकता है। अब यहां पे मूल मुक्त क्या है, मूल से हटकर है। और यहां पे क्या है, वाक्य संरचना पर, ठीक है, वाक्य संरचना पर या अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया जाता है, विचार या भावनाओं की नहीं है। अनुवाद की प्रकृति के आधार पर अन्य प्रकार, अब अन्य प्रकार क्या हैं, शब्द अनुवाद, भाव अनुवाद, छाया अनुवाद, सार अनुवाद, व्याख्या अनुवाद, आदर्श अनुवाद, रूपांतरण, वार्ता अनुवाद आदि कई कोटि में रखा जाता है। इस प्रकार में अनुवादक को के दृष्टिकोण अलग अलग स्तर पर होते हैं, किंतु ये भेद एक दूसरे से सर्वदा अलग। ये सब तो ठीक है, जैसे हमने देखा कि अनुवाद किस किस पर है, क्या प्रकार है, लेकिन यहां पर हम जैसे प्रकृति पर बात करते हैं,
तो प्रकृति पे हमने मोटे तौर से दो देखा कि मूल निष्ठ और मूल मुक्त है, लेकिन उसकी प्रक्रिया जो आंतरिक प्रक्रिया है वहां पे क्या होता है, शब्द अनुवाद होगा, भाव अनुवाद होगा, छाया अनुवाद होगा, सारा अनुवाद होगा, व्याख्या अनुवाद होगा, आदर्श अनुवाद होगा, रूपांतरण होगा, वार्ता अनुवाद होगा। अब इसको हम थोड़ा सा विस्तार रूप में देखेंगे। शब्द अनुवाद, इस प्रकार में मूल का शब्द अनुवाद किया जाता है। इसे अंग्रेजी में लिटरल ट्रांसलेशन, वर्बल ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कहा जाता है। इसके 3 उपभेद हैं। अब शब्द अनुवाद में क्या है, लिटरल ट्रांसलेशन, वर्बल ट्रांसलेशन और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, इसके 3 भेद हैं। क्या है, जिसमें मूल के अनुसार हर शब्द उसी क्रम के में अनुवाद किया जाता है। जैसे आई एम गोइंग होम का शब्द अनुवाद होगा मैं हूं जा रहा घर। जैसे आई एम, आई मैं हूं, अदर एम, गोइंग जा रहा, होम घर। दूसरे तरीके से मूल के अनुसार क्रम का पालन नहीं करते हुए लेकिन शब्द अनुवाद करते हैं। जैसे इट इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, इट इज, इट या इट इज एन, एक, इंटरेस्टिंग रोचक, पॉइंट बिंदु है। तीसरे प्रकार में मूल के प्रत्येक अभिव्यक्ति इकाई जैसे पद, पदबंध, मुहावरे, लोकृतियां, उपवाक्य, वाक्य के लक्ष्य भाषा उपलब्ध पर्याय के आधार पर अनुवाद करते समय मूल के भाव को लक्ष्य में संप्रेषित किया जाता है। जैसे गणित, ज्योतिषी, संगीत, विज्ञान, विधि आदि क्षेत्र में शब्द अनुवाद का प्रयोग किया जाता है, यह स्पष्ट दिखाई जाता है। तो इट साउंड्स पैराडॉक्सिकल, यह विरोधाभास सुनाई देता है। देयर इज अ वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल ऑन दैट रोड, उस सड़क पर, ऑन दैट रोड हो गया। वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल, ये वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल एक कुएं से युक्त हॉस्पिटल है, क्योंकि यहां पे शब्द अनुवाद हो रहा, शब्दों का अनुवाद हो रहा। इसी दृष्टि से मुहावदार अभिव्यक्तियों में अनुवाद हास्यास्पद भी हो जाते हैं। जैसे वह पानी पानी हो गया, वो पानी पानी हुआ है, तो ही बिकेम वाटर एंड वाटर, शब्द प्रति शब्द में। मेरा दिल बाग बाग हो गया, माई हार्ट बिकेम गार्डन एंड गार्डन। शब्द अनुवाद की मुख्य कमियां हैं। जैसे हमने ये देख लिया, तो हम ये देखे कि अनुवाद सही से हुआ नहीं है, क्योंकि हम जो है वहां पे शब्द पे ध्यान दिए हैं। भाव या विचार, अभिव्यक्ति, यहां पे क्या समस्या है। शोध भाषा तथा लक्ष्य भाषा यदि शब्दार्थ, विशिष्ट प्रयोग, मुहावरों तथा वाक्य रचना आदि की दृष्टि से बहुत समान हो, तब अनुवादक बहुत घटिया नहीं होगा। सामान्यतः जितनी ही अधिक होगी शब्द अनुवाद उतना ही घटिया होगा। अब यहां पे क्या है, शोध भाषा और लक्ष्य भाषा में यदि शब्दार्थ, विशिष्ट प्रयोग, मुहावरे तथा वाक्य संरचना आदि की दृष्टि से, तो हमें यहां पे ध्यान देना है कि वो उस वाक्य में क्या कह रहा है। जैसे पानी पानी हो जाना मतलब वाटर वाटर हो गया क्या। शब्द अनुवाद में शोध भाषा का प्रभाव स्पष्ट रहता है। शब्द अनुवाद में शोध भाषा में जो प्रभाव है वो स्पष्ट रहता है कि वो प्रभाव वहां आना चाहिए। यंत्रवत शब्द अनुवाद कभी कभी पूर्णतः अबोधगम्य तथा हास्यास्पद भी हो जाता है। जैसे हम बिना कुछ सोचे समझे अनुवाद कर रहे हैं तो वहां हास्यास्पद हो जाएगा। जैसे मेरा सिर चक्कर खा रहा है, मेरा सिर चक्कर खा रहा है। माई हेड इज ईटिंग सर्कल, माई हेड इज ईटिंग सर्कल आएगा। पंक्ति प्रति पंक्ति, इंटरलाइनर ट्रांसलेशन नाम का प्रयोग भी शब्द अनुवाद के लिए कभी कभी किया जाता है। जब पंक्ति प्रति पंक्ति मतलब इंटरलाइन, मतलब एक एक लाइन पे, एक एक वाक्य पे, एक एक वाक्य को लेकर अनुवाद होता।
भाव अनुवाद, मूल सामग्री के भाव, अर्थ, विचार का अनुवाद किया जाता है। अब यहां पे भाव अनुवाद है। मूल सामग्री में जो भाव है, जो अर्थ है, उस पर विचार का अनुवाद किया जाता है। वहां पे शब्द पे ध्यान नहीं देते हैं। अब शब्द पे ध्यान नहीं देते, जैसे ए है, एन है, तो एक का प्रयोग होगा, तो हर शब्द को हम ध्यान देते हुए लेके जाएं, ऐसा नहीं है। पूरा भाव हमें आ गया है, मिल गया है, अर्थ समझ में आ गया है, विचार प्रस्तुत किए गए हैं। छाया अनुवाद में किसी मूल सामग्री से प्रभावित होकर स्वतंत्र रचना करना छाया अनुवाद है। मतलब मूल से प्रभावित हो गए और स्वतंत्र रचना करना। अब मूल, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि शेक्सपियर के नाटक हैं या उमर खयाम की रुबाइयां हैं, इससे हम बहुत प्रभावित हो गए हैं। लेकिन हम जब उतारेंगे तो हम वहां पे पकड़ेंगे नहीं, शब्द प्रति शब्द चाहिए, हम वैसे नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे छाया, स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रचना करना, छाया स्वतंत्र रूप से उसकी छाया उतार देना है। सार अनुवाद, इसमें मूल सामग्री की प्रमुख बिंदुओं लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाता है। अब सार अनुवाद क्या है? तो प्रमुख बिंदुओं को लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाता है। अब क्यों ऐसा है? सार अनुवाद का प्रयोग कहां होता है? जैसे बहुत बड़ा भाषण है, अब सार बताइए। जैसे शोध, बहुत बड़ा शोध है, अब एब्स्ट्रैक्ट में उसको एक संक्षेप रूप में आप बताएंगे, तो वह मूल बिंदुओं को वहां पे ले जाके रख देंगे, वो सार अनुवाद। संक्षिप्त, अति संक्षिप्त, अत्यंत संक्षिप्त आदि इसके भेद माने जाते हैं। मतलब बहुत संक्षिप्त लेके चले जाएंगे। 10 जो पृष्ठ हैं, वो 10 पृष्ठ को आप यहां पे 10 पंक्तियों में बताएंगे। वाक्य अनुवाद, इसमें मूल के अनुवाद के साथ साथ उसकी व्याख्या भी की जाती है। इसे भाष्य अनुवाद भी कहते हैं। अब अनुवाद के साथ साथ उसकी व्याख्या भी। अब अनुवाद क्या है? हमने काव्य को अनुवाद कर दिया, काव्य था, हमने अनुवाद कर दिया काव्य में, लेकिन समझेंगे कैसे? वहां पे व्याख्या चाहिए। जब तक व्याख्या नहीं है आप कैसे समझेंगे, है ना? तो आप उसको समझेंगे कैसे? वहां पे व्याख्या अनुवाद का प्रयोग होता है। आदर्श अनुवाद, इस अनुवाद का आदर्श भेद माना जाता है, जिसमें अनुवादक मूल भाषा से सामग्री की अभिव्यक्ति और अर्थ को लक्ष्य भाषा में निकटतम और प्राकृतिक समकक्ष क्लोजेस्ट नेचुरल इक्विवेलेंट्स द्वारा अनुवाद करता है। यथासंभव कुछ भी ना छोड़ें, कुछ भी ना जोड़ें। इसे स्वाभाविक सटीक अनुवाद भी कहते हैं। भाषांतरण, भाषांतरण, उल्था तर्जुमा भी कहते हैं। भाषा अंतरण, उल्था तर्जुमा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? आदर्श, मूल भाषा की सामग्री और अभिव्यक्ति और लक्ष्य और अर्थ को लक्ष्य भाषा में निकटतम और प्राकृतिक समकक्षों द्वारा अनुवाद करता है। रूपांतरण, अडेप्टेशन, अनुवादक इस प्रकार में अपनी रुचि, सुविधा और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन या परिवर्धन करता है। इसमें मूल सामग्री संक्षेप में या विस्तृत, जैसे कहानी नाटक हो या कहानी से नाटक हो, नाटक से कहानी हो, पात्रों के नाम, देश, समय या परिस्थिति जैसे तत्वों में परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। जैसे रूपांतरण मतलब अडेप्टेशन है। आप यहां पे रूपांतरण करेंगे, कहानी का नाटक में रूपांतरण करेंगे, नाटक को कहानी में रूपांतरण करेंगे। वार्तानुवाद या आशुनुवाद, जो दो भिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग
एक दूसरे से बात करते हैं तो उनके बीच में अनुवादक को दुभाषीय कहा जाता है, इंटरप्रेटेटर। तो दुभाषीय अनुवाद किया गया अनुवाद को भोलानाथ तिवारी वार्तानुवाद कहते हैं। दुभाषीय या वार्तानुवाद के पास इतना समय नहीं होता है कि शब्दकोश और अन्य संदर्भ पुस्तकों को देखा जा सके। वार्तानुवाद या आशनुवाद को अनुवचन कहते हैं, वार्तानुवाद को अनुवाचक भी कहते हैं, इंटरप्रेटर भी कहते हैं। तो दो भाषी के बीच का जो अनुवाद है, जो वहां पे जो अनुवादक को दुभाषी कहा जाता है। अनुवाद के अन्य प्रकार, मौखिक अनुवाद और लिखित अनुवाद। अब मौखिक अनुवाद जहां पे आप जो बोल रहे हैं उसका अनुवाद हो रहा है। लिखित अनुवाद जो लिखित रूप में जिसका अनुवाद होता है। मनुष्य द्वारा किए गए अनुवाद, मशीनी अनुवाद, मशीन द्वारा किए गए अनुवाद, तो मनुष्य द्वारा किए गए अनुवाद है और मशीन द्वारा किए गए अनुवाद है। एक दल द्वारा किए गए अनुवाद है अनुवाद, जिसे सहयोग अनुवाद या सहयोगी सिद्ध अनुवाद कहते हैं। तो अनुवाद में मनुष्य और मशीन द्वारा तो क्या है, अभी आप देख रहे हैं कि आप कंप्यूटर पे जो आप जो चाह रहे हैं उसका अनुवाद होकर आपके सामने आ रहा है, किसी विश्व के किसी भी भाषा में अब आ रहा, प्रसिद्ध भाषाओं में। टीम द्वारा अनुवाद है और सहयोग द्वारा अनुवाद है। चलिए अब आगे हम देखेंगे। रविंद्रनाथ श्रीवास्तव और कृष्ण कुमार गोस्वामी ने अनुवाद के प्रकार को निम्न आरेख द्वारा समझाने का प्रयास किया। अब ये कृष्ण कुमार गोस्वामी की किताब है, उससे लिया गया है। अनुवाद, प्रकार, प्रयोग, प्रयोजन और प्रयोक्ता। इस पर पहला इस पूरे एक डायग्राम है, ये क्लासिफिकेशन है जिसमें अनुवाद प्रकार उसके 3 हैं, माध्यम, प्रक्रिया, पाठ। अब मध्यम के 3 हैं, प्रतीक प्रकार, भाषा प्रकार, लेखन प्रकार। फिर प्रतीक प्रकार के 3 हैं, अभियांतरण, भाषांतरण, प्रतीकांतरण। भाषा प्रकार के 2 हैं, उपादान, रूप सापेक्ष। उपादान के 2 हैं, पाठ अनुवाद, आशु अनुवाद। रूप सापेक्ष के 2 हैं, पद्य अनुवाद, गद्य अनुवाद। लेखन प्रकार में 2 हैं, लिप्यांतरण, लिपांकन। प्रक्रिया में पाठधर्मी, प्रभावधर्मी। और पाठ में 2 हैं, अभिव्यक्ति और अर्थ। अभिव्यक्ति पर जाएं तो वहां 2 हैं, एक रचना सापेक्ष जिसमें पूर्ण अनुवाद, आंशिक अनुवाद है, व्यवस्था सापेक्ष जिसमें समग्र अनुवाद है और परिसीमित अनुवाद है। अर्थ के अंतर्गत शब्द प्रति शब्द अनुवाद है, शब्द अनुवाद है, भाव अनुवाद है, छाया अनुवाद है, सार अनुवाद है, व्याख्या अनुवाद है। तो एक इनका कृष्ण कुमार गोस्वामी जी का ये क्लासिफिकेशन है। उपयुक्त प्रकार के अतिरिक्त अन्य आधारों पर अनुवाद के अनेक प्रकार हो सकते हैं। इसके बाद भी अनेक प्रकार हो सकते हैं। विधा के आधार पर काव्य अनुवाद, नाटक अनुवाद, कथा अनुवाद, निबंध अनुवाद आदि अनेक प्रकार जो है वो निर्धारित हैं और हो सकते हैं। इसी प्रकार संक्षिप्तकरण और पल्लव के आधार पर भी सार अनुवाद और व्याख्या अनुवाद। जैसे सार अनुवाद क्या है, संक्षिप्ति होती है। पल्लवन मतलब क्या है, व्याख्या। पल्लवन मतलब व्याख्या होती है, जैसे प्रकार भी होते हैं। किंतु ये सभी प्रकार संयुक्त प्रकार के अतिरिक्त किसी न किसी रूप में आते हैं। तो ये उदाहरण हमने अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण गोस्वामी राजप्रकट प्रमाशन से ली गया है। तो हमने यहाँ तक अनुवाद के प्रकार देखे। अनुवाद का प्रकार मैं सोच रहा था कि ये आपको इस पर व्याख्यान होनी चाहिए, तो मैंने इसको जोड़ा है ताकि आप अनुवाद के प्रकार को समझ सकें। अभी हम तो पहले कुछ शब्दावली ले रहे थे, अब कुछ वाक्य हैं, बहुत छोटे छोटे से वाक्य हैं, सरल वाक्य हैं, जिसका अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में। मेरा नाम सिया है, माय नेम इज सिया। ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मुझे आम पसंद है, आई लाइक मैंगोस। सूरज चमक रहा है, द सन इज शाइनिंग। क्या तुम खेलना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू प्ले। मेरी माँ काम कर रही है, माई मदर इज वर्किंग।
ये किताब अच्छी है, दिस बुक इज गुड, मुझे खाना पसंद है, आई लाइक फूड, क्या तुम मुझे मदद करोगे, विल यू हेल्प मी, वह बहुत प्यारा है, ही इज वेरी क्यूट, मैंने एक नया खिलौना खरीदा है, आई बॉट ए न्यू टॉय। तो आज का व्याख्यान मैं यही समाप्त करता हूँ। आज के व्याख्यान में हमने अनुवाद के प्रकार, जो भोलानाथ तिवारी की पुस्तक है अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि से लिया है, और अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार गोस्वामी से भी लिया है। और जहाँ पे मैंने अनुवाद के प्रकार को समझाया है, साथ साथ मैंने कुछ वाक्य दिए, सरल वाक्य, जिससे अनुवाद करना मैंने आपको एक अभ्यास के तरीके से आपको दिया है। आगे भी हम इस पे अभ्यास करते हैं, जैसे शब्दावली मैंने दिया है, अब हमने वाक्य दिए हैं, तो धीरे धीरे हम आगे वाक्य और चीज़ें सीखेंगे। तो संदर्भ पुस्तकें एवं ग्रंथ एवं प्रकाशन, अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि भोलानाथ तिवारी, और अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार गोस्वामी, अनुवाद सिद्धांत MTT 10 इग्नो, वेबसाइट पे उपस्थित कई अन्य प्रकाशन। तो इग्नो के स्टडी मटेरियल से भी हमने लिया है बहुत सारी चीज़ें, पूरे सारे व्याख्यानों में हमने देखा है, जहाँ जहाँ हमें सामग्री मिली है, हमें लगा कि वो एक अच्छी सामग्री है, उसको सम्मिलित करने से हमारा व्याख्यान सही होगा, एकदम सरल होगा, आप लोग समझ सकेंगे। तो वहाँ से हमने सामग्री को इकट्ठा किया है और उदाहरणों को भी लिया है, क्योंकि उदाहरण हमारे भी सही है, जैसे मैं अपने भी उदाहरण मैंने भी दिया है, लेकिन पुस्तकों से भी मैंने उदाहरण दिए, क्योंकि पुस्तकों के उदाहरण में सटीक अर्थ आप समझ पाएंगे, जिसको प्रस्तुत करने में आपको समझ अच्छी तरह से हो सकती है। और वेबसाइट पर उपस्थित अन्य प्रकाशनों से भी हमने बहुत सारी सामग्री इकट्ठा की है, हर एक व्याख्यान में किया है। और आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।